हेलो एवरीवन। आज के न्यूज़ टुडे के अंक में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आज यानी कि 18 अक्टूबर के इस न्यूज़ टुडे की शुरुआत हम लोग आज के महत्वपूर्ण सुर्खियों को जानने से करेंगे, जिसमें 5 न्यूज़ आर्टिकल हैं। जिसमें पहला न्यूज़ आर्टिकल जो है वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2025 बताया गया है और इसके कुछ की पॉइंट्स इसमें हाईलाइट किए गए हैं, उसके बारे में चर्चा है इस न्यूज़ आर्टिकल में। दूसरा, वैश्विक एंटीबायोटिक प्रतिरोध निगरानी रिपोर्ट 2025, जो बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव जो एंटीबायोटिक दवाइयों के प्रति जो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, उससे संदर्भ में एक रिपोर्ट है, पूरा का पूरा एक आर्टिकल है उस पर आधारित। भारत का स्वर्ण भंडार 100 अरब डॉलर के पार, ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण घटना, जिसके बारे में कुछ पक्ष यहाँ पे रखे गए हैं। कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी हर्ब्स, मतलब खाने वाले हर्ब, उसके संदर्भ में कुछ उसके स्टैंडर्ड से संबंधित जो चीज़ें की गई हैं कोडेक्स संस्था के द्वारा, कमिटी के द्वारा, उसके बारे में न्यूज़ आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समिति का गठन किया है। ट्रांसजेंडर यानी कि समाज का कमजोर वर्ग और उससे जुड़े जो अधिकार हैं, जो मुद्दे हैं, उस पर आधारित जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय आए हैं उससे संबंधित और उससे जुड़े हुए अन्य पक्ष के बारे में ये आर्टिकल बताता है। यहीं पे संक्षिप्त सुर्खियों में कुछ शॉर्ट न्यूज भी हैं, जिसमें कि पहला क्या है, वी राइज इनिशिएटिव, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एक महत्वपूर्ण है, हमारे सिलेबस के लिए भी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है और इससे प्रश्न भी आते हैं। सस्टेनेबल फ्यूल पर IA की रिपोर्ट है। ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन, मतलब ORS जो हम लोग कंज्यूम करते हैं सामान डिहाइड्रेशन की स्थिति में, उससे संदर्भ में कुछ डेवलपमेंट है। रोटा वायरस वैक्सीन, ये तो काफ़ी पॉपुलर है, इसके संदर्भ में बाथोधर्म एक नया कुछ ये करंट में इवेंट है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और अंत में सुर्खियों में रहा स्थल वेनेजुएला, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने आज के पहले न्यूज आर्टिकल से बात की शुरुआत करते हैं आज की। तो पहला हमने यही लिया है कि वैश्विक एंटीबायोटिक प्रतिरोध निगरानी रिपोर्ट। तो सबसे पहले ये क्या, इसका आधार क्या है कि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव मतलब बैक्टीरिया, वायरस, इस तरह के कीटाणु जो सामान्यतः धूल में, पानी में, मतलब जल में, पीने वाले जल में, हवा में पाए जाते हैं और मानवीय स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण से भी, नकारात्मक दृष्टिकोण से। सकारात्मक दृष्टिकोण से क्योंकि डायरेक्टली बहुत सारी प्रक्रियाओं में जो है ना इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हम देखेंगे कोई भी जैविक पदार्थ सड़ने गलने के बाद वो मृदा में मिलने की प्रक्रिया जो है वो किसके द्वारा होता है, इन्हीं के द्वारा किया जाता है। फंगी, वायरस, बैक्टीरिया, इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो पर्यावरण में हम लोगों ने ये पढ़ा है। तो इसलिए सूक्ष्मजीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है पर्यावरण में, मानवीय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। उसके साथ साथ नकारात्मक दृष्टिकोण में कि के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार की संक्रामक रोगों के भी ये जनक होते हैं, मतलब उनका प्रसार होता है, उनकी शुरुआत होती है, उनका प्रसार होता है। कोविड-19 हमने सुना है वायरस। लेकिन न्यूज़ ये नहीं है, न्यूज़ ये है कि अधिक से अधिक दवाइयों का प्रयोग किया जाना या किसी कारणवश लंबे समय से ये इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने इन दवाइयों के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता जो है डेवलप कर ली है, रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। तो उससे जुड़े हुए जो घटनाक्रम है तो वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण जो है चिंता का विषय है, मानवीय स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए। तो उसी के बारे में ये संदर्भ जो ये न्यूज आर्टिकल है उसी संदर्भ पे आधारित है। और रिपोर्ट क्या है, ये वैश्विक एंटीबायोटिक प्रतिरोध निगरानी रिपोर्ट 2025, इसी पे जो इस समस्या की निगरानी करता है। तो ये किसके द्वारा निकाली जाती है, WHO, जो हमने देखा स्वास्थ्य के लिए काम करती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इसी के द्वारा रिपोर्ट आई है। और इसमें यही उजागर किया गया है कि विशेष रूप से संसाधन सीमित क्षेत्र, मतलब गरीब राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र, और जैसे गरीब और विकासशील राष्ट्र की बात आती है तो अफ्रीका, एशिया में भी दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, वेस्ट एशिया, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, ये सारे कॉन्टिनेंट आपको
यह क्षेत्र आपको ध्यान में होना चाहिए। प्रशांत क्षेत्र में भी कुछ द्वीप समूह जो हैं इसी कैटेगरी में आएंगे। तो वहां पे इस तरह की जो है ना विशेष रूप संसाधन सीमित क्षेत्रों में जीवन रक्षक एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी काफी अधिक पाया गया है और बढ़ भी रही है। मतलब जो इनका जो रेजिस्टेंस है काफी देखा जा रहा है। तो मतलब क्या, दवाइयां असर नहीं कर रही है, अब दवाइयों का कोई असर नहीं है। ये हमने सुना भी है अपने आम बोलचाल में कि दवाइयां असर नहीं, इतना ज्यादा एंटीबायोटिक इसने यूज कर लिया है, या इस प्रकार के कीड़ों पे, इस प्रकार के कीटाणुओं पे अब दवाइयों का असर नहीं पड़ रहा है, तो उसने क्या रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। तो ये हमारे लिए इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, सुपर बग बोला जाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता है। क्यों? क्योंकि मानवीय इतिहास में अगर कुछ बहुत बड़े खोजों आविष्कारों की बात की जाएगी तो उसमें से एक बहुत बड़ा आविष्कार जो मेडिसिन वर्ल्ड में मेडिसिन का है, जो मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम है, और उसमें क्या जो एंटीबायोटिक्स बनाए गए, एंटीबायोटिक्स दवाइयों का जो आविष्कार हुआ, जिससे बहुत सारी बीमारियां जो कि क्या थे, जो एक तरह से संक्रामक रोग थे, एपिडेमिक थी, महामारी के रूप में लाखों लोगों की जान चली जाती थी, उनसे बचाव किया। क्योंकि इनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं, अभी भी वायरस जो है, वायरस के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता हमें। तो इसलिए इन सूक्ष्म जीवों से निपटने के लिए जब यह आविष्कार हुआ तो दुनिया में काफी जनसंख्या स्थिर हुई। लेकिन फिर से ये दुनिया के सामने बहुत बड़ी चुनौती बन के आया है ये समस्या कि रेजिस्टेंस जो डेवलप हो रही है, और खास करके गरीब और विकासशील राष्ट्रों में ये चीजें और बढ़ रही हैं आगे। तो उसी से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा मामला है। तो चलिए नेक्स्ट आया हम लोग देखते हैं कि क्या की पॉइंट्स हैं इस रिपोर्ट के। सबसे पहला कि वैश्विक स्तर पर एंटीबायोटिक्स के प्रति वही प्रतिरोध की व्यापकता। 2023 में वैश्विक स्तर पर 6 बैक्टीरियल संक्रमणों में से लगभग 1 संक्रमण एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी बैक्टीरिया के कारण हुआ है। ये ध्यान रखेंगे। मतलब क्या कि अगर इतने संक्रामक रोग हो रहे हैं ना, ये कुल जो बताया गया, अगर 6 हैं तो इसमें से एक जो है ना ऐसे ही रेजिस्टेंस वाले से हुआ है। मतलब जिन पे दवाई तो दी जा रही है, पहचान भी कर ली गई, दवाई भी दी जा रही है, लेकिन उन पे असर नहीं हो रहा है। ये ध्यान रखेंगे। तो ये बढ़ रहा है। उसके बाद क्षेत्रीय हॉटस्पॉट। अब क्षेत्रीय स्तर पर मैंने बताया कि गरीब और विकासशील राष्ट्रों में इसकी संभावना बढ़ रही है। तो ये कहाँ होंगे, ये ध्यान रखना जो है ना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, और उसके साथ साथ क्या अफ्रीका क्षेत्र। तो अफ्रीका, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र मतलब ये इजिप्ट और ये इजराइल और ये सीरिया, ये वाला जो क्षेत्र है वेस्ट एशिया वाला क्षेत्र, ये पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र इसी को बोलेंगे। तो यहाँ पे, और दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया की जो आसियान कंट्री है। तो कुल मिलाकर क्या उष्णकटिबंधीय माहौल है, गर्म प्रदेश हैं, और क्या गरीब और विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में है। जनसंख्या घनत्व अधिक है, हेल्थ सिस्टम जो है कम है, कमजोर स्थिति में है। ये सारे रीजन हम लोग दिमाग में रख सकते हैं। तो ये चीजें पॉइंट हम लोग बड़े आसानी से समझ सकेंगे। सुवृद्ध देशों पे प्रभाव, तो बात वही आ गई कि जो वल्नरेबल कंट्री है उन पे क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले वही निम्न और मध्यम आय वाले देशों, इनको क्या बोलते हैं, LMIC, वही लोअर एंड मीडियम इनकम कंट्रीज वाले देशों में अकुशल स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियां वाले देशों में अधिक प्रभावित करता है। जाहिर सी बात है जहां पब्लिक हेल्थ सिस्टम कमजोर स्थिति में है। इसमें हमारे देश का भी स्थान बड़े आसानी से हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग भी वल्नरेबल के पोजीशन में हैं। तो इस पॉइंट को या इस रिपोर्ट को हम लोग अपने पब्लिक हेल्थ सिस्टम, जो इंडिया से रिलेटेड पब्लिक हेल्थ सिस्टम से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर ये रिपोर्ट किया जा सकता है एक भविष्य के चेतावनी के तौर पर। भारत से संबंधित परिणाम ये आ ही गया कि रक्त प्रवाह संक्रमण, मतलब ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित जो संक्रमण होते हैं उनमें लगभग 41% मामले चीन, भारत और पाकिस्तान से ही हैं। तो कुल मिलाकर टोटल में भी हम लोग बहुत आगे हैं, क्योंकि जनसंख्या भी एक तो अधिक है, जनसंख्या घनत्व तो है, ऊपर क्या पूरा सैनिटेशन हाइजीन सिस्टम है, और पब्लिक हेल्थ सिस्टम भी हमारा कमजोर है।
तो अब अंत में हम लोग यही देख लेते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है क्या, जिसके बारे में बात किया। लगभग सारी बातें हमने कर ली, लेकिन कुछ चीजें अगर आपको लिखने के लिए कभी आ जाए मेंस में कहीं पे, तो ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यही AMR सबसे पहले जो मैंने बताया, सूक्ष्मजीव शुरू में ही बता दिया कि सूक्ष्मजीव में ऐसे जीव, सूक्ष्मजीव जो माइक्रोस्कोप से ही दिखाई दे सकते हैं, मतलब नंगी आंखों से देखा, नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता है। बैक्टीरिया, वायरस, कवक जैसे, फंगी जिसको बोलते हैं, वायरस, बैक्टीरिया। और उन्होंने क्या किया है, रोगजनक जो उन दवाओं से जो है ना बचने की क्षमता विकसित कर ली है, जो उन्हें कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे। तो इसी को क्या बोला जाता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इस परिघटना को। और हालांकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का अर्थ है जब बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाओं के असर का प्रतिरोध करने के लिए स्वयं में बदलाव कर लेते हैं। ठीक है, स्वयं में अपने आप को इस तरह से अपडेट कर रहा है वो, जिससे क्या, वो प्रतिरोधक क्षमता उसमें डेवलप हो जाए, उस पर उसका कोई असर ना हो। WHO के अनुसार AMR सुपर बग्स से प्रतिवर्ष, यही इन सबको क्या बोलते हैं, सुपर बग्स बोला जाता है, कि जो जिन पे कोई दवाई असर नहीं पड़ रहा है, मतलब उनमें भी जो हीरो टाइप के लोग होंगे, जो उनमें उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ, तो उन्हें क्या बोल दिया गया, सुपर बग्स। इसीलिए तो प्रतिवर्ष प्रत्यक्ष रूप से 10 लाख लोग, अप्रत्यक्ष रूप से 5 लाख लोग, अप्रत्यक्ष रूप से 5 लाख लोग की जान जा रही है मृत्यु के लिए। तो ध्यान रखेंगे। भारत में AMR के लिए उत्तरदायी कारक, अब भी जब हम लोग ये पूरी समस्या को समझ गए हैं, तो ये समस्या जो भारत में कारक हैं उन्हें समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा आसान है। अत्यधिक उपभोग, सबसे बड़ी बात कि एंटीबायोटिक्स, ये सामान्य हमारे यहाँ परिपाटी है, प्रचलन है कि कुछ भी हुआ, छोटी मोटी बीमारी भी हुई और हम गए दुकानदार के पास, मेडिकल के पास और मेडिकल शॉप पे, और वहां से अपनी मर्जी से दवाई लेकर आ गए। एक तो प्रैक्टिस सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा, हमारे यहाँ जो प्रैक्टिशनर हैं उनके द्वारा भी इस तरह के दवाइयों को ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जिससे तुरंत आराम मिल जाए, हालांकि उसके साइड इफेक्ट हैं इस तरह के। तो ये चीज़ें ओवर जो दिया जाता है, अत्यधिक उपभोग जो है इसी कारण से है। और यही बताया गया, ओवर द काउंटर जो उपलब्धता है कि बिना डॉक्टर के पर्ची के भी यहाँ दवाई मिल जाता है। एक भारतीय होने के नाते हमारे लिए एक आश्चर्य का विषय है जब हमें पता चलता है कि बाहर के देशों में, जैसे विकसित राष्ट्र हैं, वहां पे इस प्रकार से दवाई नहीं खरीद सकते आप, सवाल ही नहीं है, वो क्राइम है वहां पे, वो इलीगल, अनइथिकल प्रैक्टिस है, ना ही कोई बेच सकता है। तो इसीलिए डॉक्टर की सलाह इसकी गलत तरीके से और अधिक उपयोग किया जाना, ये हो गया। स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल, जो कि रूट कॉज है कि यहाँ पे जो है ना हेल्थ केयर सिस्टम कम है, और क्या, निम्न स्तरीय स्वच्छता है, भीड़ भाड़, पॉपुलेशन डेंसिटी है। कृषि और कुक्कुट पालन, मतलब मुर्गी पालन, एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, आपके खाने का, मैंने बताया था ना शुरू में कि ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो कृषि में भी जो आप डाल रहे हो एंटीबायोटिक्स, और जो कुक्कुट वगैरह, मुर्गे, मछलियां जो पाला जा रहा है, उन्हें भी दिया जा रहा है। तो मतलब क्या, और आप उसके बाद उसको कंज्यूम करोगे, हम ह्यूमन उसे कंज्यूम करेंगे, तो मतलब क्या, फूड साइकिल में हमारे आ गया, और फिर वहां से भी वो चीजें आ रही है। तो कुल मिला के क्या, उसका प्रभाव मानव स्वास्थ्य पे ही पड़ रहा है। इस संकट को बढ़ाने वाले कारक सामाजिक आर्थिक असमानता है। कुल मिलाकर क्या, कि गरीबी, भूखमरी की स्थिति जो है, इन सब चीजों को ट्रिगर करती है और बढ़ाने वाले के रूप में काम करती है। और उसी तरह से जलवायु परिवर्तन इस संकट को और बद से बदतर बना रहा है। क्यों, कि जलवायु परिवर्तन में क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, और तापमान में क्या, संक्रामक जो एक्टिविटी है, जो संक्रमण है, वो तेजी से फैलता है। क्यों, क्योंकि सूक्ष्मजीव वहां पे एक्टिव हो जाते हैं। तो सूक्ष्मजीव एक्टिव हो जाते हैं, टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा या कम होगा तो यहाँ पे ये एक्टिवनेस इनकी कम होती है। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, बाष्पीकरण बढ़ेगी, हवा में नमी बढ़ेगी, तो वैसे वैसे ही, और जहाँ पे क्या है, हाइजीन पे ध्यान नहीं है, तो वहाँ पे संक्रमण बढ़ने की संभावना बढ़ेगी। तो इसीलिए देखा जा रहा है कि जो रीजन है, ध्यान रखेंगे, सब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या उसके आसपास के क्षेत्र हैं जहाँ गर्मी है, तो और टोटल मतलब पूरे प्लेनेट का अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इस तरह के प्रभाव भी हमें देखना बड़ा ये स्वाभाविक है यहाँ पे दिखना। रोकने के लिए जो उठाए गए कदम हैं,
कि WHO का ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलांस सिस्टम, ये ग्लास सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है जो निगरानी के लिए रखा गया। AMR का राष्ट्रीय कार्य योजना 2017, केरल में जो एक तरह से जो क्या किया गया, ओवर द काउंटर बिक्री का पता लगाने के लिए ऑपरेशन अमृत, ये स्टेट लेवल पे स्टार्ट किया गया एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है जिसे हम लोग एक केस स्टडी के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। और भारत में कई ऐसी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया जो स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित और अनुपयुक्त मानी जाती हैं। तो इस तरह से पब्लिक हेल्थ से संबंधित ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जिसे कि हम लोग यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सबसे पहले जो रिपोर्ट है उसका नाम ही याद रख लेंगे, कौन निकालता है, कौन कौन सी मुख्य बातें थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज और किससे, वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2025, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2025, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल, ये इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से। डिफरेंट इंडेक्सेस है जो जिसमें कि ये काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। क्यों इंपॉर्टेंट इंडेक्स है? क्योंकि ये गरीबी को नापने का, ये हमने देखा है गरीबी के आकलन के लिए एक विस्तार से जो है ना चीजों को की व्यवस्था बनाता है, फ्रेमवर्क है ये, जिसमें क्या है, जो इंडिकेटर लाए गए हैं वो समाज में और अर्थव्यवस्था में गरीबी को परिभाषित करने के लिए सबसे जो है ना व्यापक रूप से देखा जा रहा है। मतलब उसमें जो इंडिकेटर है काफी व्यापक है, मतलब उसमें जीवन से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, फूड से संबंधित है। और मैं बोलूं अगर गरीबी को परिभाषित करना हो तो गरीबी को एक लाइन में परिभाषित किया जाना चाहिए। एक लाइन में क्या, कि जो भी आवश्यक चीजें हैं जीवन के लिए, आवश्यक मैं बोल रहा हूं आवश्यक, जो भी जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकता है उससे वंचित होने को ही गरीबी बोलते हैं। तो मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? आपका खुद का जीवन एक तो सबसे पहले खतरे में ना रहे, तो मतलब इसके लिए क्या, आपको हवा, पानी, घर, ये सब चीजें होनी चाहिए। और जो इससे वंचित है, आप देखो फुटपाथ पे अभी भी लोग सो रहे हैं, है ना। तो जो जिनके पास ये चीजें नहीं है, आवश्यक चीजें, ऑब्वियसली वो गरीब है। तो रोटी कपड़ा और मकान बोलते हैं ना, कि रोटी कपड़ा और मकान भी जिन्हें उपलब्ध नहीं हो पाए तो वो गरीब की श्रेणी में है। तो एक तो क्राइटेरिया ये हो गया। दूसरा जीवन का क्राइटेरिया, उसके बाद क्या, जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीज़ें से एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीज़ें की सिक्योरिटी, सुरक्षा, क्या वो चीज़ें वो उसके जीवन में है या नहीं है, वंचित तो नहीं है। तो अगर इन सब चीज़ों से वंचित है तो भी ये चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा उसके बाद क्या, कि आप अपने जीवन स्तर में जीवन को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज कर रहे हो, जो डेली यूज के लिए आप अपने लिए कोई आवश्यक हो आपके लिए, जैसे खाने से संबंधित, जैसे आप क्या एनर्जी का सोर्स यूज कर रहे हो, क्या वो क्लीन एनर्जी है, क्लीन एनर्जी नहीं है तो क्या यूज कर रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे इंडिकेटर के रूप में रखा गया। तो इसलिए इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट सूचकांक माना जाता है निर्धनता को के आकलन के लिए। उसी की रिपोर्ट आई है, तो सबसे पहले तो यही याद कर लेंगे, वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2025 रिपोर्ट जारी की गई है और उसके संदर्भ में कुछ बातें हैं, रिपोर्ट के कुछ की पॉइंट्स हैं, तो उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले क्या, वैश्विक स्तर पर निर्धन आबादी की बात कर ली गई। तो 109 देशों में सबसे पहले कितने निर्धन हैं ये देख लेते हैं। तो वो है 6.3 बिलियन, जो 109 देश में है उसमें किया गया ये सर्वे। उसमें से 1.1 बिलियन, मतलब क्या परसेंटेज देखो आप, 18.3%, बड़ा परसेंटेज है। वो क्या, चरम बहुआयामी निर्धनता में जी रहे हैं। तो जो मैंने आपको जो इंडिकेटर बताए उनसे वो वंचित हैं। लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकता को जो मैंने बताया वो उनसे वंचित हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। इनमें से 43.6% जो है लोग ऐसे जिन्हें आधे या उससे अधिक MPI संकेतकों में गंभीर वंचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। और इनमें से 83.2% लोग उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में रहते हैं। फिर से वही क्षेत्रीय जो वितरण है, क्षेत्रीय आधार पे, कि उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया भारत, पाकिस्तान, भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास के देश ये, और उप सहारा अफ्रीका जो सहारा रेगिस्तान है उसके आसपास कर जाए। गरीब प्रदेश है, ये ध्यान रहे एकदम। गरीब और विकासशील राष्ट्र, जनसंख्या घनत्व तो अधिक है,
अफ्रीका में तो जो वहाँ का जो टेरेन है, जो वहाँ की जलवायु है, वो भी चीज़ें अधिक है, खराब है, टफ है, एक्सट्रीम है, जहाँ कृषि, वन, ये सब संसाधन भी मुश्किल है। ठीक है, भारत में बहुआयामी निर्धनता, भारत का संदर्भ आप देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, प्रीलिम्स के लिए तो है ही, डायरेक्ट ऐसे स्टेटमेंट ही पूछे जाते हैं जो नए आते हैं परीक्षा से पहले। तो लिखेंगे, इसमें देखेंगे कि 2005-06 में कितना था ये भारत में ये दर, 55.1% से घटकर कितना हुआ, 16.6%। मतलब जो ये गरीबी बताई जा रही है वो 100 में से 55.1 लोग थे 2005-06 में, और ये अभी ये 15 साल के बाद आप लगा लो 16.4 है। तो मतलब क्या अच्छा काम किया गया ना, पॉजिटिव। तो 55 को में से 40 लोग निकले भी होंगे, लगभग 40 लोग। तो 40 लोग क्या गरीबी रेखा से ऊपर चले गए, मतलब वो क्या वंचित अब नहीं रहे, उनमें वंचना खत्म हो गई, अब उन्हें वो चीजें मुहैया हो पा रही हैं जो इंडिकेटर था। तो इसका मतलब ये है, ये पॉजिटिव सिग्नल है। तो कहीं पे अगर पॉजिटिव रूप में अगर बात करनी हो आपको कि भारत की उपलब्धियां क्या है, आप लिख सकते हो ये एक। दूसरा, लेकिन अगर निगेटिव लिखना हो तो भी लिख सकते हो कि 16.4% तो आज भी जो है ना बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पे गरीब है, ठीक है, निर्धनता का शिकार है। उसके यहाँ पे लिखा भी हुआ 414 मिलियन लोगों को निकाला गया है गरीबी से बाहर, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। चलिए, सामान्य वंचनाएं, स्वच्छ खाना पकाने की ईंधन में कमी, अपर्याप्त आवास और खराब स्वच्छता सुविधाएं। और यहाँ तक कि आप एक और चीजें जोड़ लो सामान्य वंचना में, यहाँ तक कि जीवन की सुरक्षा नहीं है, जीवन की सुरक्षा नहीं। जो क्षेत्र बताया गया वहां पे क्या, एक तो क्या संघर्ष क्षेत्र है। दक्षिण एशिया में भी अब संघर्ष देखो, पाकिस्तान में भी देखो किस प्रकार के संघर्ष की स्थिति है, और जिस कारण से वहाँ पे गरीबी भुखमरी है। क्या रोजगार के अवसर मिलेंगे अगर देश गृह युद्ध जैसी स्थिति में होगा? तो उसी तरह से सब सहारन रीजन में भी देख लोगे तो आंतरिक कलह और गृह युद्ध राजनीतिक स्तर पे वहाँ पे सामान्य है ये चीजें वहाँ पे। दूसरा, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, एक नया दुश्मन हमारे लिए खड़ा हो गया इन सब रीजन में, जलवायु परिवर्तन का असर। और जहां भी पहले से कृषि और मृदा की स्थिति अच्छी नहीं थी या वन संसाधन की स्थिति अच्छी नहीं थी, जो कि डायरेक्ट हमारे खाद्यान्न उत्पादन और पोषण से संबंधित है, वहां और ये चीजें वर्स्ट हो रही हैं, वहां और ये चीजें खराब होने वाली हैं, जैसे कि सहारा रीजन। ठीक है, चलिए, और बिंदुओं को देखेंगे। गरीबी और जलवायु संबंधी खतरों का दोहरा बोझ, वही जो ट्रिगर कर देता है और बढ़ा देता है कि 80% से अधिक गरीब आबादी जलवायु जोखिम वाले क्षेत्रों में। वही दक्षिण एशिया में जलवायु जोखिम वाले क्षेत्रों में गरीबों की संख्या सबसे अधिक है, क्योंकि और चीजें वो ऐड हो जाती है। लघु द्वीपीय विकासशील देश, वही कि जो छोटे जो विकासशील देश हैं, जैसे कि इसमें दिया भी है नाम हम लोगों ने, बेलीज, कोमोरोस, समोआ। ये बेलीज वगैरह आप देखोगे कि जो दक्षिण अमेरिका है उसके आप देखोगे ये पूर्वी प्रशांत महासागर में अवस्थित एक आइलैंड नेशन है ये समोआ देखोगे, ये भी जो कंट्री है। और कोमोरोस देखोगे, ये सब आइलैंड नेशन है यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग देखोगे कि जैसे देशों में समुद्र का जलस्तर 2008 से 2080 से 2099 तक 70 सेंटीमीटर तक बढ़ने का अनुमान है, जिससे कि गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। कि 22 ऐसे देश हैं छोटे जो विकासशील हैं और आइलैंड नेशन हैं, वहां पे इसका खतरा बहुत ज्यादा है निर्धनता का, जो कि विकासशील देशों के औसत का से अधिक है। विकासशील देशों का तो यही बताया गया ना, 18.3%, ये 23.5% है, तो ज्यादा है ये। तो इन पे ज्यादा खतरा है, मतलब ये ज्यादा संवेदनशील स्थिति में है। क्योंकि एक तो क्या है वहां पे आधारभूत जो चीजें हैं, जो आवश्यकता है वो कम है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है वो उसमें और समस्या पैदा कर रहा है। अब बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के बारे में वही थोड़ा सा जान लेते हैं कि जारीकर्ता कौन होता है। यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, डायरेक्ट पूछा जाता है। 2010 में शुरू किया गया था, और यह सूचकांक 3 आयामों और 10 संकेतकों, जो 3 आयाम है वही हमने जो बताया अभी, एक एक करके उसे भी देख ही लेते हैं। उसके बाद कि वही पहला, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। तो सबसे पहले तो ये याद रख लेंगे 3 आयाम। उसके अंदर अगर यूपीएससी जाएगी तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट कि पोषण और बाल मृत्यु दर। स्वास्थ्य के अंदर 2 क्राइटेरिया है,
पोषण 70 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति जिसके लिए पोषण संबंधी जानकारी कुपोषित के रूप में उपलब्ध है। एक दूसरा, बाल मृत्यु कितना होना का क्राइटेरिया क्या है कि 5 वर्षों की अवधि में, मतलब सर्वे से 5 वर्षों की अवधि में कोई भी 18 वर्ष से कम आयु का बच्चे की अगर मृत्यु हुई तो वो बाल मृत्यु माना जाएगा उस परिवार के लिए। तो इस तरह से इस आंकड़े का जो है ना को लिया जाता है इस तरह से। शिक्षा क्या है? स्कूलिंग के वर्ष और स्कूल में उपस्थिति, मतलब दोनों जो है ना आवश्यक हैं। स्कूलिंग के वर्ष में क्या, घर के किसी भी पात्र सदस्य ने 6 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी नहीं की हो तो गरीबी में आएगा, क्योंकि उससे वंचित रह गया ना, यही दिखाया जा रहा है। वंचित कैसे रहेगा? स्कूल में उपस्थिति भी क्या, कक्षा 8 पूरी कर लेना चाहिए था। स्कूल जाने की उम्र का कोई भी बच्चा उस उम्र तक स्कूल नहीं जा रहा है या जिस उम्र में उसे कक्षा 8 पूरी कर लेनी चाहिए, ये चीजें। तो ये भी चीजें होंगी। जीवन स्तर में स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छता, पेयजल आदि। लास्ट में वो कि स्वच्छ ऊर्जा में क्या वो लकड़ियां जला रहा है, क्या वो कोयले जला रहा है या गोबर के उपले जला रहा है, जो कि स्वच्छ नहीं है। स्वास्थ्य के और दुष्परिणाम उस पर आ सकते हैं क्योंकि उसके पास अवेलेबल नहीं है फ्यूल खरीदने के लिए या उसका और अन्य साधनों तक जाने के लिए। उसी तरह स्वच्छता, ड्रिंकिंग वाटर उसके पास अवेलेबल नहीं है। तो सब जो है निर्धनता का कारण बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का। अब देखिए यहाँ पे हमारे सामने पूरा का पूरा ये इंडिकेटर दिया गया है और सबको कितना दिया गया है, 1.6, 1.6। तो ये हो गया स्वास्थ्य का भारांश और सब में कितना, 1.3, 1.3, 1.3। और इसमें यही बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी एक पे मतलब 1.3 अगर को उसका स्कोर आता है तो वो क्या, गरीब माना जाएगा। तो मतलब है किसी एक पे वो क्राइटेरिया पे वो उस पे उसकी स्थिति वही होती है तो वो गरीब माना जाएगा। इस तरह से 1.3, इसमें 6 है। इसमें देख लीजिए आप लोग, खाना पकाने के लिए क्या, ईंधन, स्वच्छता, पीने के लिए पानी, बिजली, आवास, संपत्ति। तो ये हो गया ना इतना सारा व्यापक, लगभग सारी चीजें। इसमें पोषण है, इसमें बाल मृत्यु है, इसमें स्कूलिंग का वर्ष, विद्यालय उपस्थिति, सारी चीजें लगभग एक तरह से जीवन के विकास के लिए जो आवश्यक मूलभूत चीजें, इसलिए बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को इतना व्यापक बताया जाता है कि जीवन के लगभग मूलभूत जो आवश्यक तत्व हैं जिससे जीवन चलाया जा सकता है उसका आकलन और विश्लेषण प्रस्तुत करता है और नहीं मिलने की दृष्टि में उसे निर्धन की श्रेणी में माना जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज हम लोग देखते हैं। कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी हर्ब्स, मतलब कुलिनरी मतलब जो खाने वाले हर्ब्स जो हैं उससे संबंधित है। कोडेक्स कमिटी संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे इसी में। जो क्या करती है, ये स्पाइसेस मतलब मसालों के बारे में और इस तरह के जो हर्ब्स हैं जो वन क्षेत्र में उपज रहे हैं और उनका यूज हमारे द्वारा किया जाता है, उनकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। एक लाइन में हमें समझना हो। और ये भी जो है आर्टिकल जो है पब्लिक हेल्थ से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। तो लोक स्वास्थ्य से संबंधित ही आर्टिकल है ये भी। क्यों? ये जो स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस है इसका मूलभूत उद्देश्य ही ये है कि लोक स्वास्थ्य को सुरक्षा करना, पब्लिक हेल्थ की सेफ्टी का ध्यान रखना। और क्या दूसरा, ट्रेड जो है किसका, फूड आइटम का, हाँ, जो ट्रेड किया जा रहा है। ऑब्वियसली मसाला कहीं उग रहा है, कहीं उसे एक्सपोर्ट किया जा रहा है, कहीं उसे पैकेजिंग की जा रही है, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो क्या यहाँ से कंटेमिनेशन हो सकता है, प्रदूषण हो सकता है, यहीं से खराब सामान भेजा जाए यहाँ से, तो पूरा का पूरा सब लोग जो उसे कंज्यूम करेंगे उनके पास क्या होगा, सब स्टैंडर्ड चीजें होंगी, मतलब सही गुणवत्ता वाली चीजें नहीं पहुंचेगी। तो क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भाई ऐसा कोड बना दो और उसके लिए एक संस्था बना दो, वही आप समझ लो कोडेक्स है। ठीक, तो क्या है, तो दूसरा मैंने पहला लोक स्वास्थ्य बताया और दूसरा क्या बताया कि जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, ये फूड इंडस्ट्री, उसके बारे में, उसके हितों को भी रक्षा करने के लिए ये आवश्यक है कि ऐसे कोड बनाया जाए। तो हुआ, अभी बात क्यों कर रहे हैं हम लोग, हुआ यही है कि ये जो कमिटी है, कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेज एंड कुलिनरी हर्ब्स जो है, CCSCS, इसका समय समय पे ये चीजें होती रहती है, सेशंस होते रहते हैं। अभी 8वां सत्र हुआ है जिसमें 3 कोडेक्स मानकों, स्टैंडर्ड्स का अंतिम रूप दिया गया।
किससे संबंधित है? एकदम इंपॉर्टेंट, वेनिला, बड़ी इलायची और धनिया, जिससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स और डायरेक्टली भी इन्हें खाया जाता है। हम देखेंगे वनीला इससे निकलने वाली चीज़ों से आइसक्रीम में भी यूज किया जाता है और डिफरेंट चीज़ों में भी यूज किया जाता है। और बड़ी इलायची और धनिया तो हम लोग समझते ही हैं चीज़ों को। तो के मानकों से संबंधित ये बात की गई है, इस डेवलपमेंट यही है। और उसके साथ साथ 19 मसालों के मानकों को भी अंतिम रूप दिया गया। उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, किस स्टैंडर्ड, मतलब क्वालिटी से संबंधित है। तो CCC SCS की स्थापना कब की गई थी? 2013 में, और भारत के अनुरोध पे किया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। क्यों किया गया होगा ये समझना बड़ा आसान है कि भारत क्या है, स्पाइस बाउल बोला जाता है इसे दुनिया में। मतलब मसालों के व्यापार में हम लोग सबसे अग्रणी रहे हैं। मसालों के कारण जो है ना हमारे यहाँ काफ़ी व्यापार में जो है ना काफ़ी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम लोग इतिहास में भी काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। तो ये कोडेक्स एली, और देखेंगे एक संस्था आ गई यहाँ पे, ध्यान रखेंगे इस सब चीज़ों को। कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग के अधीन कार्य करता है। ये जो सारी व्यवस्था है, ये जो बताया, ये CCSCS जो है किसके तहत कार्य करता है? कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग, CAC। व्यवस्था क्या हुई? कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स, ये हो गई। और वो काम किसके तहत करेगा? इसके तहत। इसके बारे में पूरा डिटेल समझेंगे आगे। तो सबसे पहले ये समझ लेंगे ये मतलब क्या हुआ? एलिमेंट्रियस का मतलब फूड, और कोडेक्स का मतलब कोड, ये लैटिन वर्ड है एक्चुअली। तो इसका मतलब क्या होता है? फूड कोड, मतलब क्या? खाने के लिए कोड, संहिता, रूल रेगुलेशन। कोड का मतलब रूल रेगुलेशन, और फूड मतलब खाना। तो एलिमेंटेरियस लैटिन में ये वर्ड है। तो इस संस्था का नाम थोड़ा कठिन था, तो इसलिए मैंने इसको समझा दिया, ध्यान रखने में आपको आसानी होगी। कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग, और ये देश में जो इस तरह की खाने वाली चीज़ें हैं उसके स्टैंडर्ड से संबंधित हैं, और खास करके जो व्यापार किया जाता है जिनका, उनके स्टैंडर्ड मानकों को संबंधित है, उनसे संबंधित गाइडलाइंस और उनके मानकों को बनाने के लिए और निगरानी के लिए से संबंधित है। ठीक है। और भारत का मसाला बोर्ड, और भारत में कौन सी संस्था काम करती है? भारत का मसाला बोर्ड, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है, कोच्चि में है, इसके सचिवालय के रूप में कार्य करता है। ऑब्वियसली यहाँ पे ये इससे मिलके ही काम करेगा। तो इसलिए मसाला बोर्ड पूरा मसाले से संबंध में, उसके उत्पादन, उसके निर्यात, उसकी क्वालिटी, स्टैंडर्ड, एक्सपोर्ट से संबंधित सारी चीजें देखता है मसाला बोर्ड। इस तरह के डिफरेंट बोर्ड्स भी हैं, हल्दी बोर्ड है, और भी बोर्ड्स हैं, आपने सुना है टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड्स जो है। कोडेक्स मानकों के बारे में यही चीजें हैं कि इनके बारे में क्या है? खाद्य से जुड़े महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान, क्लियर है चीजें। और इसमें अलग अलग मानक, जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं उससे संबंधित कोड्स, स्वच्छता अभ्यास, क्या प्रैक्टिस होना चाहिए जब उस प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है, पैक किया जा रहा है, जब एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जिससे खराब ना हो, जिससे क्वालिटी बनी रहे, कंटेमिनेटेड ना हो, दिशा निर्देश, अन्य सिफारिशें शामिल होती है इसमें। यही कोडेक्स है। इसने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा, वही जो बताया मैंने कि पहले तो लोक स्वास्थ्य, जो उपभोक्ता जो उसे कंज्यूम करेगा। दूसरा, खाद्य व्यापार में निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए, जिससे क्या दोनों का काम चलता रहे, कंज्यूमर भी की सेफ्टी भी हो, और क्या जो इंडस्ट्री है उसके हित की भी रक्षा की जा सके। और ये कब हो सकेगा? कि जब जो प्रोडक्ट होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, वो क्वालिटीफुल होगा, तभी होगा ना। जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट होंगे तभी उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, और तभी उससे लोगों को अच्छा भी लगेगा, और डिमांड भी बढ़ेगी, और उससे अधिक प्रोडक्शन के लिए जो इंडस्ट्री है उसको ऑर्डर मिलेंगे, और जिससे उनको लाभ होगा अल्टीमेटली। तो ये उद्देश्य है। CAC द्वारा अपनाए गए खाद्य मानकों से संबंधित टेक्स्ट के संग्रह को कोडेक्स एलिमेंटेरियस के रूप में जाना जाता है। और कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो है ना काम करती है। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस मैंने बता ही दिया कि फूड कोड, खाने के लिए जो कोड होता है, संहिता। कोडेक्स टेक्स्ट राष्ट्रीय खाद्य कानूनों पर बाध्यकारी नहीं है, और अधिकांश मामलों में सदस्यों के बीच आम सहमति से अपनाए जाते हैं। तो ये देखिए क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कोड तो बना लिया गया, जो कोडेक्स
एलिमेंट्रियस कमीशन है, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन जो सदस्य राष्ट्र हैं वो उनकी सहमति रहती है। मतलब इंडिया में अगर लागू है तो सहमति है, क्योंकि ऑब्वियसली सहमति करनी पड़ेगी। आप समझो बात को, अगर आपको एक्सपोर्ट करना अपने मसाले को, या चाहोगे कि आपका प्रोडक्ट वर्ल्ड लेवल पे आपका ये पॉपुलर हो, तो ऑब्वियसली सारे अंतर्राष्ट्रीय मानकों को के अनुरूप आपको काम करना होगा। तो ये चीजें यही है, आम सहमति से आप काम करते हैं। हालांकि विश्व व्यापार संगठन और का सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपायों से संबंधित समझौता कोडेक्स मानकों को खाद्य सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क के रूप में मान्यता देता है। अब देखो, व्यापार में ये चीजें आ गई ना संस्था, तो मान लिया जाए कोई एक प्रोडक्ट है, कहाँ का, इंडिया का, और उसे भेजना है यूएसए, एक्सपोर्ट किया जाता है उसका, बेसिकली मसाले ही समझ लो आप, यूरोप भेजा जाता है। अब ये कोडेक्स स्टैंडर्ड पे ये चेक किया जाएगा, क्या ये स्टैंडर्ड है सही इसका। और अगर पाया जाता है कि इसका ये जो प्रोडक्ट आ रहा है इंडिया से, ये स्टैंडर्ड पे सब स्टैंडर्ड है, मतलब इसकी क्वालिटी सही नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे से ऑर्डर नहीं आएंगे ना, अनपॉपुलर हो जाएंगे ना। आपने बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट्स में ये सुना है हमेशा। तो ऐसा ही प्रावधान WTO में भी तो है कि व्यापार को निष्पक्ष और मुक्त बनाने के लिए जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो उसमें ये टर्म हमेशा सुना है हमने, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपायों के बारे में। किससे? इसी को अपना के जो कोई भी कंट्री भारत के उत्पादों पर रोक लगा देती है। कुछ समय पहले हमने सुना यहाँ के आम, मैंगो पे जो है ना रोक लगा दिया गया, या इस तरह से अन्य प्रोडक्ट्स पे रोक लगा दिए जाते हैं। तो उसमें स्टैंडर्ड्स जो है, अगर खाद्य पदार्थ हैं तो खाद्य पदार्थ कहाँ से स्टैंडर्ड लेते हैं? यही कोडेक्स वाले WTO स्टैंडर्ड। तो WTO भी बेसिकली इनके स्टैंडर्ड्स को ही यूज करता है। ये जो सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय हम लोगों ने देखा है। चलिए उसके बारे में, कमीशन के बारे में, CAC के बारे में सबसे पहले मुख्यालय देख लीजिए, रोम में है। स्थापना कब हुई? 1963 में स्थापना हुई। अभी तक हम लोग समझ गए होंगे अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निर्धारक निकाय हैं। स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य कृषि संगठन ने संयुक्त रूप से की, दोनों, क्योंकि वही लोक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ का मामला है, और क्या, जो कृषि प्रोडक्ट हैं, जो फूड प्रोडक्ट हैं उससे संबंधित है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी आ गया, FAO भी आ गया। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और की रक्षा करना और खाद्य पदार्थों के व्यापार में उचित व्यवहार सुनिश्चित करना कि अच्छी प्रैक्टिस से चले। और सदस्य भारत सहित इसके 189 सदस्य देश हैं, और उसके साथ साथ क्या, हाँ मतलब 189 सदस्य देश हैं। मतलब इसमें यूरोपियन यूनियन भी है, एक जो है ना यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, और बाकी 188 में इंडिया भी है, ये ध्यान रखेंगे। तो कुल कितने हैं? 189 सदस्य हैं। आयोग की बैठक वर्ष में एक बार जिनेवा और रोम में बारी बारी से होता है। तो ये सब फैक्चुअल पॉइंट है, बाकी हमने कंसेप्चुअल चीजें समझ ली हैं। यहाँ पे एक आया प्रोडक्ट वेनिला के बारे में। ये क्या है इसके विषय में? यह आर्किड परिवार का है, एक उच्च मूल्य वाली मसाला फसल है। जो हमने 3 जो स्टैंडर्ड की बात की थी, वेनिला, बड़ी इलायची और जो धनिया था, उसके बारे में जो अभी स्टैंडर्ड किया गया है कोडेक्स के द्वारा। तो वेनिला के बारे में यहाँ बताया गया, क्योंकि यूनिक है ये, सब लोग नहीं जानते इसके बारे में, कि इसका व्यापक रूप से भोजन और पेय पदार्थों के फ्लेवर के लिए उपयोग किया जाता है। और ये कहाँ उगता है? मैक्सिको से ब्राजील तक, अटलांटिक तट में, अफ्रीका के तट पे, मेडागास्कर, इंडोनेशिया, मैक्सिको आदि में, भारत में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। आप देखो सब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ पे। उपज के लिए आदर्श परिस्थितियाँ क्या है? समुद्र तल से 1000 मीटर, गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु, तापमान 21 से 32 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा 2 महीने की शुष्क अवधि के साथ अच्छी तरह से विस्तारित वर्षा होनी चाहिए, मतलब 2000 से 2500 mm। तो ठीक ठाक वर्षे वाले क्षेत्र हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, जहाँ पे वर्षा, मतलब मानसूनी उष्णकटिबंधीय आप क्षेत्र बोल सकते हो। हल्की सरंध्र और भुरभुरी मिट्टी, तो वहाँ पे ये चीज़ें, तो ये इसके बारे में भी, पर्यावरण में भी, करंट में भी चर्चा में रहता है। तो ऐसे प्रोडक्ट के बारे में पूछ लिया जाता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा में रहा हो। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट का भी हाल में निर्णय आया ट्रांसजेंडर लोगों के लिए।
उनके बारे में ये सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समिति का गठन किया है। मतलब ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अधिकार से संबंधित है और उनसे जुड़े जो मुद्दे हैं कि कैसे उनके जीवन में और सुधार किए जाने चाहिए जिससे उनका कल्याण और विकास सुनिश्चित हो जीवन में, तो उससे संबंधित ये घटनाक्रम है। ये सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस और सामाजिक सशक्तिकरण से आप जोड़कर इसे देख सकते हैं। पेपर 2 में है और गवर्नेंस का हिस्सा तो है ही, तो सोशल जस्टिस, सोसाइटी और जो गवर्नेंस वाला हिस्सा है उससे ये संबंधित होगा। मेंस के लिए ये डायमेंशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ट्रांसजेंडर, जैसा मैंने बताया कि महिला, अल्पसंख्यक, SC ST कम्युनिटी, उसके साथ साथ ये सब तो कमजोर वर्ग हमने देखा ही है। इसके साथ साथ जो जो थर्ड जेंडर या जो ट्रांसजेंडर की बात है या जो LGBTQ कम्युनिटी है, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ये वंचित स्थिति में है, हर एक दृष्टिकोण से, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक दृष्टिकोण से भी। तो इसलिए जब कमजोर स्थिति की बात आती है, कमजोर वर्ग की बात आती है, तो ये भी काफ़ी एक बड़ा मुद्दा है जो ट्रांसजेंडर राइट्स। तो यहाँ पे यही है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय समान अवसर नीति बनाने हेतु सुप्रीम कोर्ट ने समिति का गठन किया है कि नेशनल लेवल पे समान अवसर उसे मिल पाए। ये मामला किसमें है? जेन कौशिक बनाम भारत संघ और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 में निहित जो मुद्दे थे उससे संबंधित जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा सामना किए जा रहे हैं भेदभाव को उजागर किया गया। तो यहाँ पे इनसे संबंधित कानून भी आ गया, तो ध्यान रखेंगे 2019 से, जिनमें इनकी पहचान, इनसे जुड़े हुए जो और अन्य चीजें हैं उसके बारे में ये प्रावधान करता है। तो ये इनके अधिकार, ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकार को लेकर ये काफी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट था और एक कानूनी बैकिंग आधार के रूप में आप इसे समझेंगे। कहीं भी बात हम लोग लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं। हुआ क्या इसमें, जो मुद्दे हैं जो बताया गया कि कोर्ट ने जिसके बारे में इस तरह से ही समतापूर्ण व्यवस्था बनाने के लिए कमेटी की बात की है, क्या हुआ कि लाभ प्राप्त करने में कठिनाइयां हो रही हैं। 2019 में हमने कानून तो बना दिया लेकिन कानून का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। करने के लिए पहचान पत्र अनिवार्य करता है और इससे प्रक्रिया जटिल हो जाती है और कई पात्र ट्रांसजेंडर वंचित रह जाते हैं। मतलब जो प्रोसेस उसमें बताया गया कि ट्रांसजेंडर की पहचान कैसे हो, तो एक आईडी होगी, यूनिक आईडी होगी जिसमें उसके लिंग के बारे में, जेंडर के बारे में बताया जाएगा। तो ये प्रक्रिया अपने आप में क्लिष्ट है। क्यों? क्योंकि जिनके पास अगर नहीं है तो उनसे समस्या होगी, उन्हें वो लाभ नहीं मिल पाएगा। उचित आवास का अभाव, ऑब्वियसली अगर रोजगार और आय के अवसर सुनिश्चित नहीं है तो क्या उनके पास आवास मिलेगा? नहीं। तो उसके लिए सरकार को आगे आना होगा क्योंकि समाज के कमजोर वर्गों के लिए अगर न्याय सुलभ करवाना है तो सरकार के लिए DPSP हमने पढ़ा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान करने के लिए राज्य कार्य करेगा। तो वहीं पे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं, गरिमा गृह, ये ध्यान रखेंगे, ये सब टर्मिनोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों से। मेंस में आंसर राइटिंग में ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। गरिमा गृह आश्रय स्थल किसके लिए होती है? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। जैसी सार्वजनिक संस्थाओं तक पहुंचने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मतलब जो इनको घर बनाकर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा उसे बोला गया गरिमा गृह आश्रय, शेल्टर होम की तरह आप समझ सकते हैं। प्रशासनिक अक्षमता, जाहिर सी बात है यहाँ पे इस तरह की चीजें हैं तभी संतोषजनक परिणाम नहीं आए हैं कानून पास करने के बावजूद कि के लिए अधिकांश राज्यों ने अब तक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल ही नहीं स्थापित किया है कि जो कि इन मामलों को, इन मुद्दों को देखे, निपटान करे समय के साथ। सामाजिक हेय दृष्टि, तो ये तो है ही, ये सामाजिक जो एटीट्यूड है, ये हमने एथिक्स में ही पढ़ा है कि जो अभिवृत्ति है, एटीट्यूड जो है समाज का वो निगेटिव है ऑब्वियसली। तो समाज जो है उसे कलंक के रूप में, समाज जो है उसे एक जुड़ाव नहीं है समाज का, तो समाज उसे मान्यता नहीं देता है, तो इसलिए समाज उसे निकृष्ट के रूप में माना जाता है, उसे समान दर्जा नहीं मिलता। तो इसीलिए क्या आर्थिक रूप से
कमजोर स्थिति है, कहीं रोजगार और आय के अवसर नहीं है, और सामाजिक रूप से भी एक तरह से निष्कासन का वातावरण है। तो ऐसे में सशक्तिकरण संभव ही नहीं है। तो सरकार और ये कानून सब में प्रयास यही किया जाता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का क्या था कि समता स्थापित करने वाली समिति, तो इक्वल राइट्स कैसे मिले इनको, अवसर कैसे मिले, तो यही ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति स्वीकार्यता, तो स्वीकार्यता नहीं है, जागरूकता भी नहीं है, और सहानुभूति की कमी। अब देखोगे कि बहुत तेजी से ये चीजें बदल रही है, और समाज में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पे, यहाँ तक कि मेयर के पद पे, पुलिस अधिकारी के पद पे, डॉक्टर के रूप में, पायलट के रूप में जो है हम लोग इन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से और LGBTQ प्लस कम्युनिटी से जो है ना लोगों को हम लोग देख रहे हैं, और उनकी पहचान भी जो है ना पूरी तरह से वो खुलकर बता पा रहे हैं, स्वीकार कर पा रहा है। ये क्यों संभव हुआ? संभव इसलिए हुआ कि देश में कानून निर्माण हुआ और सरकार इस दिशा में काम कर रही है कमजोर वर्गों के अपलिफ्टमेंट के लिए। ठीक है, कानूनी और पहचान संबंधी मुद्दे, यही था सबसे बड़ा मुद्दा। तो ये था कि कानून जो है लागू नहीं हो पा रहा, और पहचान जो है सुनिश्चित करने से संबंधित मुद्दा था कि है क्या 2019 का जो लैंगिक पहचान के प्रमाणन सर्टिफिकेशन, क्योंकि ये बताना पड़ेगा ना, ये जो कानून जो बताया गया, क्योंकि वो अभी तक हमने जेंडर दो ही बात की थी ना, अभी तक हम लोग यही तो जानते थे ना, मेल और फीमेल। लेकिन जब कानून बनाकर ये बात कही जा रही है, तो कानून एक प्रक्रिया से चलता है, तो उसमें ये भी बना दिया गया कि इसे सर्टिफाइड करना पड़ेगा, और ये प्रक्रिया जो है क्लिष्ट है, जबकि ये प्रक्रिया तो आसान होनी चाहिए थी। उल्टा तभी जाके उस कम्युनिटी का सशक्तिकरण होता, क्योंकि जो एक गरीब कम्युनिटी है, जो समाज से निष्कासित कम्युनिटी है, एक तरह से निष्कासित कम्युनिटी है, समाज में कोई अधिकार नहीं है, कोई पहचान नहीं है, तो ऐसे कम्युनिटी को जब सशक्त बनाना है, तो उसके लिए प्रोसेस को एकदम आसान होना चाहिए, जिस तक वो पहुंच सके और अपना सर्टिफिकेट ले सके। तो लैंगिक पहचान के प्रमाणन के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणीकरण अनिवार्य है, मतलब DM ऑफिस में, कार्यालय में। ठीक है, जो स्व पहचान के अधिकार का उल्लंघन है। मतलब मैं क्या हूं, ये देखिए, जेंडर की पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जेंडर के आधार पे ये क्या है, किसका विषय है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डिफरेंट टाइप की चीजें हैं, ये इससे जुड़ा हुआ मामला है ये, और इसकी पहचान जो है जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन का जो मामला है, ये निजी मामला है। और जेंडर क्या है, समाज उसको कैसे देखता है, ये चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं। जबकि है क्या, ये स्व पहचान, कि मैं कैसा दिखना चाहता हूं, ये मूल अधिकार है। तो यही है, आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे तो हम लोग समझेंगे। जबकि यहाँ पे प्रावधान क्या कि DM के द्वारा, तो मतलब क्या, प्रशासनिक यहाँ पे चीजें आ गई। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 अधिकारों का संरक्षण, इसी की बात की जा रही है, जिसमें मुद्दा है, जिसके लागू किए जाने पे समस्या है। परिभाषा, सबसे पहले तो इसमें परिभाषा ही, कौन ट्रांसजेंडर होगा, कौन नहीं होगा, जिसकी लैंगिक पहचान जन्म के समय निर्धारित, मतलब परिभाषा ये है यहाँ पे कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति बेसिकली वैसा व्यक्ति जिसकी लैंगिक पहचान सुनिश्चित ना की जा सके कि मेल है या फीमेल है, जो भी बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में जो भी बोला जाए, मतलब जो भी विशेषताएं उसके शरीर में हो, उसके आधार पे। एक दूसरा, पहचान की मान्यता, सबसे बड़ी बात कि अधिनियम स्वानुभूत लैंगिक पहचान का अधिकार प्रदान करता है। स्वानुभूत, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया पहचान प्रमाण पत्र अधिनियम के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करता है। दूसरा, भेदभाव के विरुद्ध निषेध, मतलब आपके अधिकारों को सुरक्षित किया जा रहा है कि कोई स्कूल में जाने से नहीं रोक सकता, कोई किसी नौकरी पाने से नहीं रोका जा सकता आपको, या अप्लाई करने से या नौकरी करने से, कहीं घर लेने से या रहने से, निवास करने से संबंधित कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। मतलब जो आर्टिकल 15 में सबके साथ लिखा गया है कि जाति, धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पर, लिंग के आधार पर, तो वो इन पे भी तो लागू होगा। तो ये बातें हैं। सरकार के द्वारा उपाय क्या है, तो सरकार के द्वारा पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना, जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा। सामान्य है कि किसी भी कमजोर वर्ग का अपलिफ्टमेंट करना है, तो उसको क्या करना होगा, उसे कौशल विकास करना होगा, उसके ट्रेनिंग की आवश्यकता है, प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिससे कि वो कार्य और रोजगार व्यापार कर सके अपना। अधिनियम राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद की स्थापना का प्रावधान भी करती है, जिससे कि एक ये सोशल एक फोरम हो,
जहां पे वो अपनी बात रख सकें और अपनी बातों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें, आगे ले जा सकें। अब जो पहल है, इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, तो सबसे पहले तो यही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का। तो इसमें डायरेक्टली इसमें बोल दिया गया न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही, कि जो ट्रांसजेंडर है उन्हें थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता प्रदान किया जाए। डायरेक्टली इसमें बोल दिया गया इसमें। उसके बाद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल हो, एक नेशनल पोर्टल हो, मतलब उनके लिए डेडिकेटेड, जहां पे उनके मुद्दे, उनसे जुड़े हुए बातों की बात हो। तो जैसे कि पहचान प्रमाण पत्र, यही मुद्दा है ना, सर्टिफिकेट पाने का, तो ये ऑनलाइन भी किया जा सकता है। पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसने किसी प्रकार के भौतिक इंटरफेस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तो भौतिक रूप से आने जाने और लाइन में लगने, कतार में लगने, इंतजार करने की प्रक्रिया खत्म। स्माइल योजना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉपुलर है ये। आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों को सहायता, यही फुल फॉर्म है इसका। इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को व्यापक कल्याण और पुनर्वास करना, जिससे कि समाज में उन्हें स्थान मिल पाए, रोजगार और अवसर के लिए उनके लिए मार्ग खुल पाए और उनका जो है एकोमोडेट करते हुए वो अपना विकास कर पाए जीवन का। चलिए नेक्स्ट और लास्ट जो अपना है न्यूज आज का, अर्थव्यवस्था से संबंधित। अर्थव्यवस्था से भी संबंधित क्या, रिजर्व से संबंधित, जो आरबीआई भारत के पास, हर एक देश जो है ना अपने पास विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं को रखता है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उसके लिए आसानी हो। उसके बाद क्या, अपने अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रा के मूल्य के लिए उसको स्थिर रखा जा सके, मतलब अस्थायित्व प्रदान किया जा सके। शीर्षक क्या है न्यूज का, शीर्षक ये है भारत का स्वर्ण भंडार 100 अरब डॉलर के पार हो गया, जो कि ऐतिहासिक है, मतलब अभी तक का सबसे अधिक है। पहली बार ये हुआ है 100 बिलियन डॉलर का आंकड़ा। और क्या, विदेशी मुद्रा भंडार पर भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम डेटा के अनुसार, ये आरबीआई का डेटा है कि कितना हुआ 102.3। इस वजह से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में स्वर्ण का हिस्सा लगभग कितना हो गया, 15% हो गया। और जबकि एक दशक पहले ये कितना था, 7%, मतलब इसको बढ़ाया गया है। तो बढ़ाया गया तो उसके पीछे कारण है, कारण हम लोग समझते हैं क्या, कि अपने पास अगर आप कोई भी करते हो, एक परिवार के रूप में भी आप समझो कि आप अपने पास हर एक कुछ जो है ना रिजर्व रखते हो, जो आपके दैनिक चीजों के लिए काम आते हैं और भविष्य में जो आपकी जो दैनिक जरूरतें हैं उनके लिए। दैनिक जरूरतें मतलब क्या, लेन देन के लिए। आप कोई सामान खरीदोगे तो उसमें पेमेंट करोगे, तो उसके लिए पैसा तो होना चाहिए ना। तो पैसा सिर्फ जो आपके पास, मतलब जिसको संपत्ति बोलते हैं, ये परिवार के स्तर पर मैं बात कर रहा हूं, संपत्ति बोलते हैं। तो इसमें क्या, पैसा क्या सिर्फ जो है नोट में रखते हो, मतलब करेंसी नोट जो उसको बोलते हैं, ये नहीं रखते हो? नहीं, नोट्स भी रहते हैं, उसके साथ साथ हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास डिफरेंट मेटल्स जो प्रेशियस मेटल होते हैं, मतलब गोल्ड, गहने। भारत में तो इससे सब अवगत हैं। गहना के रूप में भारत में प्रचलित है, ये रहता है। उसके बाद भी रहता है कि कुछ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी, बॉन्ड पेपर वगैरह भी, ये सब रहते हैं चीजें। जमीन भी रहते हैं, कोई एसेट्स। तो इससे क्या है, मतलब जितनी अधिक होगी, बस सबको मिला के जो एक अमाउंट बनेगा, मान लिया जाए सबको मिला के 5 करोड़ रुपए हो गए, तो आप बोलोगे मैं करोड़पति हूं, मेरे पास 5 करोड़। तो यही चीजें हैं। तो ये जितनी अधिक होगी आपकी स्थायित्व, मतलब आप इकोनॉमिक रूप से उतना स्टेबल हो। उसी तरह से, लगभग उसी तरह से देश की स्थिति बना लो आप। देश के केंद्रीय बैंक के पास जितना भंडार फॉरेन करेंसी रिजर्व है, एक रखा जाता है। दूसरा, इस प्रकार की जो मेटल है, जो प्रचलित, जिनकी वैल्यू जो है ज्यादा दी जाती है, ऐतिहासिक काल से जो है ना व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सोने को जो है ना रिजर्व के लिए दिया जाता है, और जो सेंट्रल बैंक जो है ना उसे रिजर्व करके रखती हैं उसे, जिससे कि मुद्रा के मूल्य को बचाया जा सके, देश की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट किया जा सके। तो इस तरह की सारी चीजें हम लोगों ने सुना है, ये सब चीजें उसी से संबंधित ये न्यूज आर्टिकल है। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों बढ़ रहा है, तो इसी के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि आरबीआई का स्वर्ण भंडार क्यों बढ़ रहा है। तो बैकग्राउंड हमने बता दिया, सेंट्रल बैंक क्यों ऐसा करती होगी, तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए, मुद्रा के प्राइस को एक लेवल से नहीं गिरने के लिए, और भविष्य की
के लेन देन से बचने के लिए, जिससे कि वो डॉलर पे उसकी निर्भरता कम हो, या ऐसे अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है। इसके बारे में हम लोग स्लाइड के अंत में देखेंगे। सबसे पहले कि आरबीआई का स्वर्ण भंडार क्यों बढ़ रहा है, तो पहला, मुद्रा भंडार में विविधता लाने के लिए आरबीआई ऐसा कर रहा है कि मुद्रा भंडार, वही मैंने बताया कि डिफरेंट चीजों में हो सकता है, तो डिफरेंट अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं भी हो सकती हैं, फॉरेन करेंसी मैंने लिख दिया, डिफरेंट मेटल हो सकते हैं, बुलियन जिसको बोला जा सकता है, जिसमें गोल्ड रखा जाता है, गोल्ड का प्रचलन है, और बॉन्ड्स वगैरह भी हो सकता है। ये सब चीजें हैं। तो एक चीज नहीं होती, ढेर सारी चीजें, ये बाद में हम लोग देखेंगे। तो इसमें भी क्या किसी एक पे ही, जैसे डॉलर पे ही जो है आश्रितता ना हो, तो उसमें क्या, अगर हम गोल्ड को बढ़ा लेंगे तो क्या हम लोग मैनेज कर सकते हैं अपने पेमेंट सिस्टम को, अपने जरूरतों को, अगर देश में मांग बढ़ रही है। तो एक इस तरह से चीजें हैं। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति स्रोत में विविधता लाई जा रही है, जो अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम किया जा रहा है। मतलब क्या है, डी डॉलराइजेशन, यही बोला जा रहा है, डी डॉलराइजेशन। और ये अन्य आंकड़ों में भी आप देखोगे, रिपोर्ट में देखोगे कि जो अन्य जगहों पे जो सेंट्रल बैंक हैं, वहां भी इस प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिली है दुनिया में अभी कुछ समयों से। यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो लोग, स्टॉक कर रहे हैं बड़े पैमाने पे इस तरह के गोल्ड को, ठीक है ना, जोखिम को कम करने के लिए। वही जैसे मैंने बताया कि स्थायित्व होगी तो जोखिम कम होगा। मुद्रा, क्योंकि मुद्रा के प्राइस में जो वोलेटिलिटी है, उतार चढ़ाव है, कभी मुद्रा का प्राइस कमता है, कभी अधिक होता है। और मुद्रा का की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, आपकी आर्थिक स्थिति से। आप कितना एक्सपोर्ट अधिक कर रहे हैं, आप कितना इंपोर्ट कम कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी अधिक है। मतलब आपके प्रोडक्ट की डिमांड अगर अधिक होगी तो आपके पास विदेशी मुद्रा खुद ब खुद आएगा। क्यों? क्योंकि आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए विदेशी व्यक्ति आएगा और अपनी मुद्रा से आपकी मुद्रा की डिमांड बढ़ेगी। तो आपकी मुद्रा की जितनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिमांड बढ़ेगी एक्सचेंज के लिए, उतना ही आपका मुद्रा मजबूत होगा। और जितना ये उल्टा स्थिति आप समझ लो, उतना ही कमजोर होगा। तो ये भारत की स्थिति है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है व्यापार का, उस पर ये टिका हुआ है। तो उस उतार चढ़ाव से हम लोग बच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा रिजर्व होगा, हमें डॉलर की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर? इसमें मुद्रा का विनिमय दर में अस्थिरता और उसकी वजह से विदेशी मुद्रा भंडार के मूल्य में उतार चढ़ाव के जोखिम से बचने में मदद मिलेगा। ये हमने पहले भी देखा है कि जब जब देश में संकट की स्थिति हुई है, तो वहां पे क्या हुआ, फॉरेन रिजर्व कम हो गया, जिससे क्या कि हम अपनी दैनिक जरूरतों के लिए जो चीज आयात करते थे, उसके पेमेंट के लिए भी चीजें नहीं थी उसके लिए। ये देखा है हमने पहले जो संकट हुआ है, ये स्थिति। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए एक और, जो मैं रुपए के मूल्य में बात कर रहा हूं या मुद्रा के मूल्य में, देश की मुद्रा के मूल्य में, इन्फ्लेशन जो है क्या कर देता है, इसकी परचेजिंग पावर जो है ना, परचेजिंग पावर को जो है ना कम कर देता है। मतलब 100 रुपए में जहां कोई भी चीज पहले 100 केजी खरीदी जा सकती थी, अब वही 100 रुपए में 80 केजी खरीदी जा रही है। तो मतलब क्या, इससे इस मुद्रा की परचेजिंग पावर कम हो गई ना, कि जहां 100 रुपए में पहले 100 केजी खरीद रहा था, और वहीं 100 रुपए में आप कितना खरीद सकता है, 80 केजी। तो घाटा हो गया, तो 20% कम हो गया। यही हिसाब है, सही गणित है। तो ये इस प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति का प्रभाव। क्योंकि मुद्रास्फीति में के कारण क्या हुआ, वस्तु कीमतों में अचानक से वृद्धि हो गई, अचानक से वृद्धि हो गई। तो जिस कारण से आपकी मुद्रा के मूल्य में जो है उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई। तो उसकी परचेजिंग पावर कम होने के कारण का भी असर ये पड़ेगा, मुद्रास्फीति का असर इस पे इस तरह से पड़ता है। तो यही भंडार की मुद्रास्फीति की स्थिति में संकट से बचाव के रूप में जमा किया जाता है। इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की क्रय शक्ति कम नहीं होती है। ये अगर स्वर्ण भंडार को मुद्रास्फीति की स्थिति में संकट से बचाव के रूप में जमा किया जाता है, तो इसके वैल्यू में कम नहीं हो रहा। अगर हम कोई अलग कर रहे हैं करेंसी, तो वहां पे चीजें ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव उसमें चीजें हो सकती हैं। सुरक्षित निवेश परिसंपत्ति होना, सुरक्षित निवेश परिसंपत्ति ऑब्वियसली घरेलू स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे निवेश का वैल्यू के दृष्टिकोण से मैंने बताया है कि जहां तक वैल्यू है, तो इसकी गोल्ड की वैल्यू ऐतिहासिक काल से है और आज भी है। देश में भी जितना डिमांड है, बाहर भी उतना ही डिमांड है। क्यों? क्योंकि ये नियर टू करेंसी है, इसकी तरलता उतनी ही है, इसकी वैल्यू इतनी अधिक है, ये ऐसा एसेट है।
तो मतलब क्या है, आर्थिक और भू राजनीतिक संकट के दौरान स्वर्ण को सुरक्षित निवेश माना जाता है, जो वित्तीय संकट की स्थिति में बफर का कार्य करता है। मतलब क्या, आपके पास ऐसा एसेट है, उसका दाम आगे बढ़ने ही वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, कोई भी भू राजनीतिक संकट हो, युद्ध हो या कोई भी क्राइसिस है। ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार में स्वर्ण के हिस्से का बढ़ने का से जुड़े जोखिम, कम तरलता या कम आपूर्ति। मैं उल्टा बोल रहा हूं, अभी मैंने बोला था कि नियर टू करेंसी है, लेकिन क्या करेंसी से कम ही है ना, करेंसी से तो कम ही है, कम तरल है, सिंपल सी बात है तो ये क्या फिजिकल एसेट ही। आपूर्ति कम होने से स्वर्ण को नकदी में बदलने की प्रक्रिया धीमी और महंगी होती है, क्योंकि नकदी में तो चेंज करना हो, जहां पेमेंट करना होगा। हर जगह ये संभव नहीं है कि डॉलर को चेंज किया जाए, स्वर्ण सोने को दिया जाए। पुराने जमाने में कभी मुद्रा के रूप में, जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, तो डिफरेंट चीजों को यूज किया जाता था, जिसकी वैल्यू होती थी, जिसकी डिमांड होती थी मार्केट में, समाज में। तो उसमें एक सोना भी था, उसमें बहुत सारी चीजें थी, कौड़ियां जैसे जिसको बोलते थे, कहीं कुछ कहीं कुछ, तो उसमें सोना भी था। बहुत समय, लंबे समय तक उसका मुद्रा के रूप में यूज किया जाता रहा कि आप किसी सामान के बदले इतनी सोना आप दे सकते हो, क्योंकि उसकी वैल्यू थी समाज में। तो वही है यहाँ पे कि सोने को कितना भी हो, लेकिन नकदी के रूप में चेंज करने में कीमत है, और उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है। शून्य रिटर्न मिलना, जमा स्वर्ण पर कोई ब्याज नहीं है, ब्याज तो नहीं है ना, कोई डिविडेंड तो नहीं है। मुद्दा ये है, अगर दूसरे एसेट में कर रहे हैं तो इसमें डिविडेंड मिलेगा। हाँ, जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं वो चीज उसका फायदा है, लेकिन क्या ब्याज तो नहीं है जमा पे। जैसे आप अगर सेविंग अकाउंट में भी पैसे रखते हो तो वहां पे ब्याज है एक फिक्स्ड, तो यहां पे चीजें नहीं है। भंडारण सुरक्षा से अधिक लागत। भंडारण क्योंकि फिजिकल एसेट है, सिंपल धातु के रूप में स्वर्ण को भंडारित करने के लिए अधिक सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, इससे लागत बढ़ जाती है, सिंपल है। स्टोर करने की समस्या है। अब भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के घटक, वही जो मैं शुरू में बोल रहा था कि क्या क्या रिजर्व होता है, तो सबसे पहले यही विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति। तो कोई एक नहीं होता, जो बात कर रही थी की जा रही थी कि डी डॉलराइजेशन की, डॉलर उसको लीड करता है, लेकिन वो एक बास्केट की तरह होता है, जिसमें डॉलर के साथ साथ यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, जापानी येन, देखिए मुख्य मुद्राओं को रखा जाता है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी स्थिति मजबूत बनी रहे और व्यापार में, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से आपकी स्थिति अस्थायी बना रहे। आरबीआई के पास स्वर्ण भंडार, तो दो हो गया, स्वर्ण भंडार हो गया। ये प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन नहीं है या कौन है, और 1 2 3 4 5 ऐसे लिख देगी। पहले भी आया भी हुआ है। हाँ, उसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जो भंडारण है, जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट एसडीआर जो होता है, आईएमएफ द्वारा सृजित ब्याज अर्जन वाली आरक्षित परिसंपत्ति, यह सदस्य देशों को आरक्षित परिसंपत्ति का पूरक का कार्य करती है। और रिजर्व ट्रेंच परियोजना, यह सदस्य देश के कोटा और आईएमएफ के पास उस सदस्य देश की मुद्रा की होल्डिंग के बीच का अंतर से कठोर शर्तों के बिना निकाला जा सकता है। मतलब कुल मिला के कि आईएमएफ से जो लोन लेते हो, इसी दो व्यवस्था के अंतर्गत लेते हैं, एसडीआर और रिजर्व ट्रेंच। तो आप अपने होमवर्क के रूप में आप देखो, आप इसे आज करना कि क्या है अंतर इन दोनों में। ठीक है, तो चलिए यहीं पे हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। चलिए, अब जो शॉर्ट न्यूज हैं आज के, शॉर्ट न्यूज क्या है, सबसे पहला क्या, वी राइज इनिशिएटिव, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। इसका फुल फॉर्म ही है वुमेन एंटरप्रेन्योर री इमेजिनिंग इंक्लूसिव सस्टेनेबल एंटरप्राइजेज। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए उन्हें सपोर्ट करने के लिए नीति आयोग के द्वारा महिला उद्यमिता मंच ने डीपी वर्ल्ड के साथ मिलकर किया है। उद्देश्य यही है, इस पहल का उद्देश्य महिला उद्यमियों और महिलाओं के द्वारा संचालित एमएसएमई को सपोर्ट करना और वैश्विक स्तर पर अपने व्यवसाय का विस्तार करना, और व्यापार सुविधाएं मिलेगी, मेंटरशिप मिलेगी, रणनीतिक साझेदारियां मिलेगी। हमें पता है कि देश में लोग, सरकार जो है स्टार्टअप कल्चर को बढ़ाने के लिए, इकोसिस्टम को बनाने के लिए प्रत्येक स्तर पे काम कर रही है, प्रत्येक कम्युनिटी को जोड़ रही है। तो उसी में ये था इनिशिएटिव, काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, एफएओ नाम आ ही गया ये, खाद्य और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 16 अक्टूबर को क्या था, विश्व खाद्य दिवस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। 2025 में इसमें क्या हुआ, 80 वर्ष की साझेदारी को रेखांकित किया गया। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के बारे में क्या, मुख्यालय कहाँ है, रोम और इटली।
स्थापना वर्ष 1945। स्वरूप क्या है? संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है, एक्सपर्ट, जो विशेष मामले में काम करती है। किसमें काम करती है? भुखमरी समाप्त करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का, तो इसलिए इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 195 सदस्य हैं, 194 देश और यूरोपीय संघ। एफएओ द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट्स ये याद कर लेंगे। ये डायरेक्टली यूपीएससी पूछती है प्रीलिम्स में, जो रिसेंटली कुछ हुआ है उसमें आए हैं, या उसमें भारत से संबंध में कुछ अगर सूचना है तो द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति, कृषि और खाद्य क्षेत्र की स्थिति। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे। सस्टेनेबल फ्यूल फॉर आईईए की रिपोर्ट, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एनर्जी सेक्टर में काम करती है, एनर्जी सेक्टर में इसकी रिपोर्ट आई क्या? डिलीवरिंग सस्टेनेबल फ्यूल पाथवेज टू 2035। जाहिर सी बात हम लोग देख सकते हैं कि भविष्य की ग्रीन एनर्जी के लिए ये बात आई है, ये रिपोर्ट आई है। और इसमें क्या बोला गया कि ने विद्युतीकरण के साथ सस्टेनेबल फ्यूल्स की भूमिका को रेखांकित किया है, जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करेगा। इस पे हम लोग बात कर ही रहे हैं कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, मतलब एनर्जी सोर्स की डाइवर्सिफिकेशन की बात देश बड़े पैमाने पे कर ही रहा है, जिससे कि जीवाश्मी ईंधन पे जो निर्भरता है उसे कम किया जा सके और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पे शिफ्ट किया जा सके। सस्टेनेबल फ्यूल्स यानी सतत ईंधनों में शामिल है जैव ईंधन, बायोगैस, कम उत्सर्जन वाले हाइड्रोजन ईंधन और हाइड्रोजन है, सारे जो है उसी से संबंधित है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है कि 2035 तक क्या वैश्विक स्तर पर सस्टेनेबल फ्यूल्स का उपयोग 4 गुना बढ़ सकता है। तो इंपॉर्टेंट है ये सब जो रिपोर्ट्स की मुख्य बिंदु है ना, आप लिख के कहीं रख सकते हो, आंसर राइटिंग में बहुत काम आ जाता है ये सब चीजें। 2024 सस्टेनेबल फ्यूल्स की आपूर्ति की वजह से वैश्विक तेल की मांग में लगभग 25 लाख बैरल प्रतिदिन की कमी आई है। तो ये बहुत बड़े चेंजेस कर सकता है पूरे भू राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो इंपॉर्टेंट घटना है। अब इसमें इसके बारे में कि आइए निम्नलिखित में से 6 प्राथमिक कार्यों की पहचान की स्वच्छ ऊर्जा अपनाने हेतु क्या करना है। कि भौगोलिक क्षेत्र विशेष के लिए रोड मैप और नीतियां तैयार करना है। निजी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए ऐसे ईंधनों की मांग और पूर्वानुमान में सुधार करना है। पारदर्शी कार्बन अकाउंटिंग पद्धतियां करनी है, जिससे कार्बन उत्सर्जन का जो है ना एनालिसिस किया जा सके कि कितना कहां से निकल रहा है। लागत में कमी के लिए इनोवेशन को बढ़ावा देना है और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला और अवसंरचना विकास करना है, वित्त पोषण। तो कुल मिला के क्या कि जो ग्रीन एनर्जी है उसके विकास को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। ठीक है, ओआरएस से संबंधित, ओआरएस हम लोग जानते हैं डिहाइड्रेशन से बचने के लिए जो लिक्विड है, जो पाउडर फॉर्म में भी आता है, उसे हम पीते हैं, देखते हैं WHO मानक के अनुरूप। लेकिन यहाँ मुद्दा यही हुआ है कि हाल में भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI, ये सुना ही होगा, हर खाने वाली चीज कोई भी प्रोडक्ट बेचने वाली दुकान है वहां पे इसका सर्टिफिकेशन लगा होता है। आप देखना बड़े बड़े अक्षर में क्लियर, इसमें मैंडेटरी है, क्योंकि ये ही संस्था है जो खाद्य पदार्थों से संबंधित जो भी प्रोडक्ट है उसके व्यापार पे, उसकी बिक्री पे ये जो है ना क्वालिटी स्टैंडर्ड के निगरानी का काम करता है, गाइडलाइंस लगाने का काम करता है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत एक आदेश जारी किया है। क्या जारी किया है कि इस आदेश उन सभी पेय पदार्थों पर ORS शब्द का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों पर पालन नहीं करते। मतलब हो क्या रहा था कि वो लिक्विड कुछ भी था और उसे ORS कह के बेचा जा रहा था, समझ रहे हो। तो ORS तो इंपॉर्टेंट है। तो ORS बेसिकली वही नमक और चीनी का घोल होता है जो कि रीहाइड्रेशन करने का काम करता है। जब आपको धूप से आपको पसीने निकले हों या जल की कमी हो शरीर में, इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। खास कर आजकल जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से क्यों चर्चा में रहता है हमेशा कि डिहाइड्रेशन कब होता है, की संख्या क्यों बढ़ जाती है, कि जब आप हीट वेव सुना है आपने, ये सब चीजें जुड़ी हुई होती हैं, जो घटनाएं बढ़ रही हैं। तो इसलिए ORS की बिक्री बढ़ गई है। आप समझो, इसको कनेक्ट करके देखो कि ORS की बिक्री इसलिए बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, तो ORS की क्वालिटी को कंट्रोल भी करना आवश्यक होगा। तो इसलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। तो ORS में क्या होता है, यूपीएससी ऐसे ही प्रश्न पूछ देती है। तो ORS को कैसे कनेक्ट किया गया हमने देखा अपने सिलेबस से। अब इसमें क्या क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज एनहाइड्रेट्स, पोटेशियम क्लोराइड, ट्राइसोडियम साइट्रेट, ड्राइड। अगर यही पूछ दिया गया, और ये यूपीएससी पूछ सकते हैं क्योंकि चर्चा में है और कैसे ये हीट वेव से जुड़ा हुआ है ये मामला, हम तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं।
चलिए, रोटा वायरस वैक्सीन इंपॉर्टेंट है कि हाल के अध्ययन में क्या है, स्वदेशी रोटा वायरस वैक्सीन रोटोवैक बनाया गया है और इसका क्या प्रभावशीलता क्लिनिकल ट्रायल में इसकी दक्षता के समान पाई गई, मतलब क्लिनिकल ट्रायल किया गया है। दवाई को मार्केट में लाने, रिसर्च से लेकर मार्केट में लाने तक की एक प्रक्रिया है। उसमें एक जो अंतिम प्रक्रिया होती है क्लिनिकल ट्रायल, मतलब दवाई बन गई है, उसकी सब कुछ पॉजिटिव निगेटिव चीजें मान ली गई है, अब जिसे अप्लाई करना है, ह्यूमन पे अप्लाई करना है। तो पहले तो जब उसे डेवलप किया जाता है तो उसे पशुओं पे अप्लाई किया जाता है, चूहों पे, बंदरों पे, इस तरह से अप्लाई किया जाता है। उसके बाद जब ह्यूमन पे अप्लाई करना है तो उसी को क्लिनिकल ट्रायल बोला जाता है। और ये पूरी तरह से ये क्या है, एक तरह से ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया होती है, मतलब ऑन पेपर होता है, डॉक्यूमेंटेड होता है, बाकायदा सरकार के निगरानी में, मतलब ये सरकारी एजेंसियों के निगरानी में, और ये डॉक्यूमेंटेड होता है। तो उसमें ये जो है ना प्रभावशाली मानी गई है। और क्या है, रोटावैक ओरल लाइव जो एटेन्यूएटेड जीवित लेकिन क्षीण वायरस मोनोवैलेंट लिक्विड वैक्सीन, यही सुरक्षा प्रदान करता है। और भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और भारत बायोटेक ये मिलकर इन्होंने बनाया। भारत बायोटेक का नाम वैक्सीन बनाने में हम सुना है पहले, और यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन तीनों ने मिलकर इसे बनाया है। ठीक है, रोटावायरस के बारे में क्या है, वायरल रोग है जो आमतौर पर बच्चों को डायरिया का कारण बनता है, छोटे बच्चों को खास करके। तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ी ये उपलब्धि हो सकती है, जिससे कि छोटे बच्चों की मृत्यु तक हो सकती है। इस संक्रमण से बचाव के लिए कोई विशेष दवा उपलब्ध नहीं है, और इससे बचाव के लिए टीकाकरण सबसे प्रभावशाली उपाय है। तो इसके लिए अगर टीका हमने डेवलप कर लिया तो देश में बहुत सारे बच्चे जो है इसका शिकार हो रहे हैं, उससे बचाया जा सकता है। ये धर्म से संबंधित के बाथो धर्म क्या है, ये असम के बोडो समुदाय, बाथो धर्म को आगामी जनगणना में अलग कोड प्रदान किया गया है। किससे संबंधित है, असम के बोडो समुदाय, हमने सुना ही है, उसके बाथो धर्म, वो जो धर्म मानते हैं उसको बाथो धर्म बोला जाता है। ये पारंपरिक धर्म है उनका, मुख्य रूप से असम और उत्तरी बंगाल का जो रीजन है, बोडो लैंड की भी मांग चल रही थी बहुत साल पहले, अब तो वो खत्म हो गई। लगभग बाथों का अर्थ है 5 सिद्धांत। यह इस विश्वास पर आधारित है कि दुनिया 5 तत्वों से बनी है, पंचभूत, जिनके नाम है हा, पृथ्वी, दुई जल और अग्नि, वार और ओखरांग। तो नए ये अभी रिसेंट चर्चा में है, तो कुछ चीजें फैक्चुअल चीजें ध्यान में रखेंगे। प्रकृति पूजक होते हैं, प्रकृति का सम्मान करते हैं, इनमें संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देता है। बाथो धर्म परम सत्ता की उपासना, बाथो बबराय, और जिन्हें सिब्बा राय और सियू, ये सब टर्मिनोलॉजी हम लोग देख सकते हैं। बाथो बब्बाराय को सीजू पौधे द्वारा प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया जाता है। ये सब चीजें कभी कल्चर से संबंधित क्वेश्चन में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। चलिए, अंत में हम लोग सुर्खियों में रहा स्थल देखेंगे। क्या है, वेनेजुएला की राजधानी कराकास, सेंट्रल अमेरिका का इंपॉर्टेंट देश, और कैरिबियन सी, और इधर प्रशांत महासागर, मतलब अटलांटिक सागर और प्रशांत महासागर, और ये जो आसपास का क्षेत्र है ये कैरेबियन सागर। ठीक है, ये देख सकते हैं हम लोग, ज्योग्राफी देख लिया हम लोगों ने। ये वेनेजुएला है, इधर कोलंबिया है। क्यों फेमस है, और यहाँ से सबसे पहले तो ये 0 डिग्री क्रॉस कर रही है। और ये पूरा अमेजन वर्षा वन है, ये पूरा का पूरा अमेजन वर्षा वन है। यही सेलवास के जंगल है। लेकिन इधर जो है ना वर्षा जैसे जैसे कम होती जाती है तो ये घास के मैदान में बदलता जाता है। इधर भी वर्षा, लाइनोस और कंपोस हमने सुना है ये वर्ड, तो इस रीजन है वेनेजुएला कोलंबिया में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा ये फिजिकल चीजों के बारे में। और उसके बाद क्या, तेल के भंडार के लिए फेमस है काफी, जो प्राकृतिक तेल और गैस के बड़े भंडार में से एक है दुनिया में। तो यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, कोलंबिया से लगी अपनी सीमा को। अभी हुआ क्या है, एक्चुअली क्या है कि कथित रूप से नशीले पदार्थ ले जाने वाली वेनेजुएला की नौकाओं पे अमेरिकी नौसैनिक हमलों के बाद वेनेजुएला ने कोलंबिया से लगी अपनी सीमा पे नौसैनिक तैनात किया है। तो हमने सुना ही है ये कोलंबिया, वेनेजुएला, ये सब ड्रग कार्टेल जो है यहाँ पे एक्टिव है, और ये काफी यहाँ पे इनका आतंक है। जो ड्रग का कारोबार है यहाँ पे, इस पे बहुत फेमस वेब सीरीज भी है, ये हमने सुना है। और ये सारी चीजें, जलवायु हमने गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु देखा ही। प्रमुख नदी और जल निकाय, ओरिनिको नदी, ये अमेजन की जो है ना, ये सहायक ओरिनिको नदी बेसिन जो है ना यहाँ पे, और ये मराकवेबो बेसिन यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे।
ये वेनेजुएला, कोलंबिया, इस तरह से ये जगह में देख सकते हैं। और उसके बाद क्या, दुनिया के सबसे ऊंचे जलप्रपात एंजल फॉल जो चुरून नदी पर स्थित है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। और नदियों में रियो निग्रो, माराकाइबो झील, ये माराकाइबो बेसिन है, ये देख लीजिए यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग, चलिए सबसे पहला रोटावायरस से कि क्वेश्चन 1, स्वदेशी रोटावायरस वैक्सीन रोटावैक और रोटावायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन चुनने हैं हमें, ठीक है। आसान प्रश्न है, 3 स्टेटमेंट है, अगर आपने ध्यान से सुना है या ध्यान से पढ़ा है तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2, बाथोवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी आसान चीजें, समझने की कोई समस्या नहीं, लेकिन इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन हैं और वही ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित, ए और आर, तो वही ABCD। तो ये भी आसान है, प्रश्न बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर क्योंकि जिस तरह से बताया गया और जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल को, उस तरह से हम लोग बड़े आसानी से उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का प्रमुख घटक है। तो ये हमने देखा अभी, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं यूपीएससी में। अगर पूछ लिया जाए तो ये टफेस्ट प्रश्न में से होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का घटक नहीं है। ये देखा हमने अभी, फैक्चुअल लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न आते हैं इकोनॉमिक सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रतिवर्ष वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को जारी करता है। ये भी डायरेक्ट इस तरह के रिपोर्ट या इस तरह के इंडेक्सेस से संबंधित, कौन जारी करता है, कौन कौन से आंकड़े, कौन कौन से उसके इंडिकेटर्स हैं। तो चलिए आप लोग इसे फिर से रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस करें और इससे जो प्राप्त जानकारी है उसको अपने करंट अफेयर की तैयारी में ऐड कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। चलिए, धन्यवाद।